तो बीजेपी की पहली सूची लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों की आ चुकी है। 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीजेपी ने किया है और अभी तक का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक ओबीसी के 57, यूथ की बात करें जो 50 साल से नीचे के नेता हैं उन्हें टिकट दिया गया, उनकी संख्या 47 बताई जा रही है। एससी को 27, एसटी को 18 और महिलाओं को 28 टिकट दिया गया। 28 महिलाओं को बीजेपी ने टिकट थमा। लेकिन उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक बात करें तो 51 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है और किसी भी सिटिंग एमपी का टिकट नहीं कटा है। ये बड़ी बातें हैं इस लिस्ट की। हालांकि अभी 29 सीटों पर नामों का ऐलान होना बाकी है और जो हारी हुई सीटें थी उसमें से 7 और 8 सीटों पर नामों का ऐलान हुआ है। कुछ सीटों पर पुराने प्रत्याशी, कम से कम 2 सीटें ऐसी है जहां पर पुराने प्रत्याशी को रिपीट किया गया है और 6 सीटों के बारे में जानकारी अभी तक जो आंकड़ा है जो देख पा रहे हो मैं लिस्ट, उसमें 6 नए प्रत्याशियों को उतारा गया है। विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, इस लिस्ट को देखें ओवरऑल तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल बीजेपी ने अपने पुराने सांसदों पर पूरी तरह से भरोसा जताया है। मतलब साफ है कि बीजेपी को यह समझ में आ चुका है कि शायद उत्तर प्रदेश में जो एक्सपेरिमेंट किया गया था अन्य राज्यों में, वो शायद उत्तर प्रदेश में बेहतर नहीं होता, क्योंकि बगावत होने के बाद पार्टी में शायद बगावत थामने को लेकर जो रणनीति थी वो नहीं बना पाई थी और इसी वजह से जो सिटिंग विधायक थे उनका टिकट नहीं कटा है। लेकिन हाँ, एक चीज बिल्कुल साफ है कि अब जो दूसरी लिस्ट आएगी, जो तीसरी लिस्ट आएगी, उसमें कटे हुए जो टिकट है वो दिखाई पड़ेंगे। मतलब कई ऐसी सीटें हैं जिसमें कानपुर की बात करें, प्रयागराज की बात करें, यहाँ पर जो है किसी तरह से कैंडिडेट जो है रिपीट नहीं होगा। लेकिन देखिए, कुंभ का क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो डुमरियागंज से सांसद हैं जगदम्बिका पाल, उनको रिपीट कर दिया गया है। आप देखिए, लगातार जो है हेमा मालिनी को लेकर चर्चा थी कि मथुरा की सीट आरएलडी को दे दी जाएगी, लेकिन मथुरा से जो है हेमा मालिनी को टिकट दे दिया गया। इसके साथ साथ सारे समीकरण जो है ध्यान रखे गए। निरहुआ को एक बार फिर से आजमगढ़ में उतारा गया। नगीना से ओम कुमार प्रत्याशी बनाए गए हैं और नगीना वो सीट है जहां से मायावती 89 में चुनाव जीती थी। तीसरी बार चुनाव होने जा रहा है और इस पे अगर हम बात करें तो एक बार सपा, एक बार भाजपा और एक बार बसपा, 2019 में बसपा जीती थी। तो ऐसे में वहां से जो है ओम कुमार टिकट दिया गया है। निपेन मिश्रा के बेटे हैं साकेत मिश्रा, श्रावस्ती से उनको टिकट दिया गया है। श्रावस्ती पिछली बार 2019 में बीजेपी हार गई थी। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था कि रितेश पांडे को अंबेडकर नगर से टिकट दिया जाएगा, तो बिल्कुल उनका बिल्कुल तय है। तो ये देखिए, पूरा ओवरऑल अगर हम लिस्ट की बात करें तो बीजेपी बिल्कुल मूड में नहीं है कि किसी भी तरह से कोई बगावत हो और मिशन 80 के लक्ष्य के लिए उन्होंने अपने पुराने चेहरों पर दांव लगाया है। लेकिन एक चीज बहुत साफ है कि मोदी के नाम पर, योगी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, बिल्कुल साफ है। वोट तो उन्हीं के नाम पर पड़ेगा, बिल्कुल वोट तो उन्हीं के नाम पर पड़ेगा। रामानुज हमारे साथ मौजूद हैं देहरादून से। रामानुज, ये 2 सीटों पर क्यों ऐलान नहीं किया गया? छोटा राज्य है, कुछ राज्यों में मैंने देखा जिसमें लगभग सीटों का ऐलान हो चुका है। 2 सीटों पर क्या कुछ संशय है पार्टी को, प्रत्याशी बदलने की गुंजाइश है? क्योंकि 3 सीटों को लेकर के हमने सुबह से बता दिया था भाई 3 सीटों पर ये प्रत्याशी तो रिपीट होने वाले, लेकिन 2 सीटों को लेकर के क्यों उहापों की स्थिति और क्यों फैसला पार्टी नहीं ले पाई? रामानुज, आपको आवाज मिल रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए आवाज आ रही है, लेकिन एक सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखा दें कि किस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब भी देते हैं। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि भाजपा ने अभी अपने 3 जो सीटें घोषित की हैं वो सिटिंग एमपी की हैं, उनके मौजूदा सांसद हैं और इसमें से गढ़वाल की 1 सीट है और रामानुज, मैं लौटता हूं। एम्बियंस ज्यादा है, ढोल नगाड़ों की आवाज को ज्यादा आप सुनाई दे रही है और बाकी मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है। मैं लौटता हूं दोबारा से आपके पास। कौशलकांत जी, ये जो विश्वास है एंटी इनकम्बेंसी को काटने के लिए, ऐसा कहा जा रहा था पहले कि 30 से 40 सांसदों के टिकट काटा जा सकता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि भाई कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ी चीज, इसमें बदलाव जैसी कोई चीज नहीं दिखाई दे रही है। इसके पीछे की वजह आप समझा सकते हैं? पार्टी की रणनीति क्या है? कुंदन जी, देखिए, एंटी इनकम्बेंसी वर्ड बहुत पुराना है, पर आजकल एक नया वर्ड जब से मोदी जी का विकास आया है तब से प्रो इनकम्बेंसी होने लगी है। मोदी जी के काम करने का तरीका, योगी जी के काम करने का तरीका, डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से विकास कर रही है और लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है, जाति और धर्म से ऊपर उठ करके सबको अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, जिस तरह के इकोनॉमी ग्रो कर रही है, मतलब बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, अगर हम सबको गिनाने लगेंगे
तो आप देखेंगे विकास के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस है, और वो भी विकास वो जो घर में जाए, लोगों को मकान मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, बिजली मिल रही है, गैस। ठीक है कौशल जी, मैं लौटता हूं, मुझे बता दे सुशील पासी जी हमारे साथ जुड़ गए। कौशल जी मैं माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं आपको। कौशल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं। कौशल साहब, अब तो बीजेपी ने भी 51 प्रत्याशी तय कर दिए, आपके सहयोगी भी 31-32 सीटों पर नाम ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस की लिस्ट कब आएगी? देखिए, कांग्रेस में जब संसदीय दल की दिल्ली में बैठक होगी तो इसी मार्च के महीने में बैठक होगी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में बैठक होगी, तो उसके बाद प्रत्याशी हमारे यहाँ फाइनल किए जाएंगे। लेकिन एक बात जो भी हमारे भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, लाभार्थी शब्द। ये इस देश में अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लोगों को ये लाभार्थी की नजर से देख रहे हैं। इन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों को समाज कल्याण में शादी अनुदान के नाम पर इस देश में बहुत बड़ा घोटाला किया गया। नकली शादी करा करा करके इस देश में शादी अनुदान का पैसा हड़प करने का काम किया। आयुष्मान कार्ड दे करके इस देश के गरीब किसान मजदूरों का अपमान किया और उन्होंने ऐसे मरे हुए लोगों का भी इन्होंने आयुष्मान कार्ड बना दिया। और प्राइवेट अस्पतालों में लूट कराने के लिए इन्होंने 5 लाख का ड्रामा दिखा करके इस देश के गरीब किसान मजदूरों के साथ जो छल किया है। और इसी तरह से फसल बीमा कंपनी, जो प्राइवेट फसल बीमा कंपनियां थी, उनमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार का पैसा दे करके इस देश को खदाने का लुटाने का जो काम किया है, ये भ्रम है भारतीय जनता पार्टी को कि 2014 का चुनाव नहीं है, ये 19 का चुनाव नहीं है, ये 2024 का चुनाव है। 10 साल आपको काम करने का मौका दिया और आप इस देश में अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लोगों को जो झुंझुना आपने देने का काम किया है, उसको आप लाभार्थी बता रहे हैं। इस देश में भागीदारी चाहते हैं, वो हिस्सेदारी चाहते हैं, और आप कह रहे हैं कि हमने इनको लाभार्थी के रूप में दिया। 8,000 में शौचालय बनता है क्या इस देश में? सुशील साहब, आपको किस आधार पर वोट मिलेगा? मैं कौशल जी से इस पर जवाब लूंगा, लेकिन आपको किस आधार पर वोट मिलेगा? आप कह रहे झुंझुना पर बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको किस आधार पर वोट मिलेगा? उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक पूछ रहा हूं सवाल में। नहीं, उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार रही है तो हमने इस देश में सरकारी सार्वजनिक उपक्रम बनाने का काम किया था, जिसमें अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लोगों को जब नौकरी हम देते थे तो आउटसोर्सिंग से नौकरी नहीं देते थे। हम परमानेंट नौकरी। पुरानी बात है, जो बुजुर्ग होंगे उनके समय में पेपर तब के वोटर होंगे, उन्हें भी याद नहीं होगा आपके काम। नए वोटर को कैसे समझाएंगे कि 3 दशक पहले आपकी सरकार ने क्या काम किया था? कौशल जी जवाब देना चाहेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो आरोप लगाए कि झुंझुना के आधार पर आप लोग वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जवाब देना चाह रहे थे आप। बिल्कुल कुंदन जी, सबसे पहले तो देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता सबके सामने बैठ के झूठ बोल रहे हैं कि लाभार्थी में केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। उसमें सभी लोग आते हैं जो एक निश्चित गरीबी रेखा से नीचे है और जिनको जरूरत है उनको मिल रहा है। उसके बाद भी इसमें आकर के दोबारा इन्होंने वही बांटो और राज करो की राजनीति करने की कोशिश की, कि लाभार्थियों को बांटने की कोशिश की। आज जब लाभार्थी का एक क्राइटेरिया है, इंदिरा गांधी नारा लेके आई थी, जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, और गरीबी हटाओ का नारा देते देते 70 साल इन्होंने पूरे देश को गरीब बनाया। और पिछले 10 सालों में मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, जीडीपी को डबल किया, पर कैपिटा इनकम डबल की, 5वीं इकोनॉमी पर ले आए, 4 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा है, 4 गुना मेट्रो सिटी बढ़े हैं, 2 गुना एयरपोर्ट हो चुके हैं, 100% बिजली सप्लाई जा रही है, 3 गुना एम्स बने हैं, 6 गुना ई-वे-लेंथ हो चुका है, दुगना नेशनल हाईवे बन चुके हैं, दुगना रेलवे हो चुके हैं, रोड की क्वालिटी 84 से बढ़कर के 42 रैंक पे आ चुकी है, 114 गुना यूनिकॉर्न बन चुके हैं। हाँ। आज देश में जब इनकी सरकार चलती थी तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने, ठीक है कौशल जी, मैं आता हूँ दोबारा आता हूँ आपके पास। आपने अपनी बात रख दी। पाशी साहब, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। शरद जी हमारे साथ मौजूद हैं। शरद साहब, किस आधार पर वोटिंग होगी उत्तर प्रदेश में? पीडीए के आधार पर या फिर समाज के हर तबके को बीजेपी ने वोट दिया है और विकास की बातें बीजेपी करती है, दावा करती है, उसके आधार पर वोटिंग होगी? आपने हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी की बात अगर ध्यान से सुनी हो तो उन्होंने बोला हमारे यहाँ एयरपोर्ट दुगने हो गए हैं, हमारे यहाँ इनकम दुगनी हो गई है और हमारे यहाँ जीवन भी सबका दुगना हो गया है। बट एक बात बताना भूल गए, 142 करोड़ में से 80 करोड़ जनता की इन्होंने ये हालत कर दी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी फ्री राशन ना दे 5 किलो तो वो जिंदा ना रहे।
तो जो कांग्रेस के साथी हमारे कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे। आखिर जिसको आप 80 करोड़ जनता को 5 किलो फ्री राशन दे रहे हैं, वो एयरपोर्ट पे कौन सा हवाई जहाज पकड़ेगा? और ये यूनिकॉर्न जो बोल रहे हैं, हम आप तो पढ़े लिखे हैं, हम यूनिकॉर्न समझते हैं। 80 करोड़ जनता जो 5 किलो राशन में गांव में जी रही, उसको आप क्या बताएंगे यूनिकॉर्न? मैं आपको बताता हूं इन्होंने कौन सा यूनिकॉर्न दिया है उत्तर प्रदेश की जनता को। अभी पुलिस की भर्ती निकली थी, 225 रुपए के हिसाब से फॉर्म भरवाए हैं। 60 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, 60 लाख बच्चों ने 50,000। जो किसानों देखिए सांस उखड़ गई, इनकी सांस उखड़ गई, इनकी सांस उखड़ गई। अब ये बोलने नहीं देंगे, इनकी सांस उखड़ गई, अब ये बोलने नहीं देंगे। मेरा आपसे निवेदन है, इनको चुप कराइए। ठीक है, मुझे अपनी बात देखिए, क्लियर कर दीजिए। मैंने कम से कम इस डिबेट में किसी को चुप नहीं कराया, सबने अपनी अपनी बारी में कह दिया। इस डिबेट में किसी को चुप नहीं कराया। इनकी सांस उखड़ गई है। शरद जी जल्दी से जल्दी साहब खत्म कीजिए, फिर कौशल जी को फिर से मौका दूंगा, फिर बाकी सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद हैं। कौशल जी थोड़ा धैर्य रखिए। कौशल साहब इस डिबेट में किसी ने एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं किया। जा रहा हूं ना मैं, जल्दी से शरद साहब जल्दी जा रहा हूं आपके चैनल के थ्रू आम जनता को, इसलिए कौशल जी मुझे नहीं बोलने देंगे, लेकिन मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मुझे आपकी परमिशन चाहिए। शरद जी खत्म कीजिए जल्दी से। 60 लाख पुलिस की भर्ती, 15 लाख आरओ की भर्ती, और इस बार तो 12वीं क्लास में बॉटनी का पेपर तक लीक हो गया। 12वीं क्लास स्कूल के बच्चों को तो छोड़ दीजिए, ये इनका संगठित बिल्कुल क्रियाकलाप है। ये चाहते हैं कि नौकरियां निकालो, फीस जमा करो, सुबह पेपर लीक कर दो, ताकि पीडीए के बच्चों को रोजगार न मिले, 5 किलो राशन। ठीक है, थोड़ा वक्त कम है। शरद जी एक एक करके मौका देते हैं। अब कौशल कांत जी जवाब देने के लिए, कौशल जी जवाब देंगे। कौशल जी जवाब दीजिए। अब शरद जी आप थोड़ा धैर्य, बाकी सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद, उनके पास भी जाना है मुझे। कौशल जी जल्दी से। जिन्होंने मुलायम सिंह जी की जब सरकार आई थी, उस समय उन्होंने किताब को रख के नकल करके एग्जाम देने की परमिशन दे रखी थी। वो लोग एजुकेशन की बात करते हैं जिन्होंने पूरे लोक सेवा आयोग का नाम यादव सेवा आयोग बना दिया था। उन्होंने केवल एक ही जाति के लोगों को भर्ती करने का काम किया था, और वो भी एक ज्योग्राफिकल एरिया के लोगों को भर्ती करने का काम किया था। वो आ जाकर के पेपर लीक की बात करें। पेपर लीक की बात यह है कि कुछ दिन पहले जो पेपर लीक हुआ था, वो 2 महीने में एग्जाम करा के उसको दोबारा ज्वाइनिंग कराई गई। ठीक है, और अभी जो घोटाला हुआ, ठीक है। नीतीश एक चीज मैं जानना चाहता हूँ। नीतीश, ठीक है। शरद जी नीतीश, मैं एक चीज जानना चाहता हूं भाई, उत्तर प्रदेश में कम से कम अभी जो सीटों का ऐलान हुआ उसमें सांसदों का टिकट कटा नहीं है। दरअसल केंद्र की जो योजनाएं हैं उसका एग्जीक्यूशन का काम जो है, उन्हें धरातल पर उतारने का काम प्रदेश की सरकार करती है, प्रदेश का प्रशासन करता है। उसमें चूंकि कामयाबी उत्तर प्रदेश को बहुत हद तक मिली है, जो आंकड़े बताते हैं, उसके आधार पर ऐसा लग रहा है क्या कि मौजूदा सांसदों पर कैंची अभी नहीं चली है? देखिए कुंदन, अगर आप ये कह रहे हैं तो ये भी बहुत हद तक सही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल सर्वे इसके लिए खास तौर पे कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ले सकता है, क्योंकि जो मौजूदा सांसद हैं वो किस तरह से जमीन पर कार्य कर रहे हैं, कितना जनता के बीच जा रहे हैं, उनको जन समर्थन कितना मिल रहा है। कई बिंदुओं पर चर्चा हुई थी, बड़े कहा जा रहा है जड़ तक जाके इस बातों की जानकारी ली गई थी, और उसी का ये नतीजा है कि वर्तमान समय में जो सांसद हैं उन्हीं को चुना गया है और उन पर कैंची नहीं चलती हुई दिखाई दी है। लेकिन आप पूरी लिस्ट को गौर से अगर देखिए तो उसमें युवाओं पर भी भरोसा जताया गया है, महिलाओं पर भी भरोसा जताया गया है, इसके साथ जो वर्तमान सांसद हैं उन पर भरोसा जताया गया है। यह लिस्ट कहीं ना कहीं यह संकेत देने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई जो युवा की शक्ति है उसको भी दर्शाने का प्रयास है, महिला सशक्तिकरण और महिला शक्ति का संदेश देने का प्रयास है, और वर्तमान समय में जो सांसद विकास कर रहे हैं उसका भी संदेश देने का प्रयास है। और इन तीनों संदेश के साथ आने वाला जो चुनाव है उसमें किस तरह से विजयश्री को हासिल किया जाए, इन सब को जोड़कर यह लिस्ट सामने लाई गई है। रामानुज, 2 सीटों पर कब तक ऐलान होगा, और क्या 2 सीटों पर प्रत्याशी तय करने में बीजेपी अभी कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है, इसलिए 2 सीटें बच गई है? देखिए, जो हमारे सहयोगी लखनऊ से बता रहे थे, कमोबेश स्थिति वैसे ही उत्तराखंड की भी है। यहाँ भी पार्टी ने कई लेयर का जो सर्वे कराया था उसका एक आधार बना करके अभी 3 सिटिंग एमपी को फिर से मैदान में उतारा। लेकिन जो 2 सीटें जो महत्वपूर्ण कहें, दोनों गढ़वाल मंडल की हैं, पौड़ी और हरिद्वार, इस पर विचार मंथन किया जा रहा है। जो मौजूदा सांसद हैं
वो और साथ में जो दावेदार हैं उसमें तालमेल कैसे बैठाया जा सकता है, क्या स्ट्रेटजी अपनाई जा सकती है, और कई जो पार्टी के इंडेक्स है उसको देखने का काम हो रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही वो दोनों सीटों पर भी भाजपा अपने प्रत्याशी घोषित कर देगी, और भाजपा यही वजह कह रही है कि इस समय वो लीड ले चुकी है, चूंकि 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। कांग्रेस वहां भी पीछे है, जहां पर 1-to-1 फाइट है वहां पर भी कांग्रेस पीछे है। कुल मिलाकर के देखें तो वहां पर भी एक्टिव मोड में कांग्रेस नहीं दिखाई दे रही। विशाल, जल्दी से मैं वही सवाल फिर से आपसे लेता हूं जो नीतीश से पूछ रहा था। एग्जीक्यूशन की बात आती है तो मुख्यमंत्री प्रोएक्टिव दिखाई देते केंद्र की योजनाओं को लेकर, और उसका जिक्र आंकड़ों में बार बार अपने संबोधन में भी करते हैं, चुनावी संबोधन हो या फिर नॉर्मली लोगों से बातचीत कर रहे होते हैं तो उसका जिक्र करते हैं। क्या वो एक वजह है? और दूसरा सवाल यह कि क्या दूसरी लिस्ट में हम देखेंगे दबा के कैंची चलते हुए इंटरनल सर्वे के आधार पर? देखिए बिल्कुल, देखिए कुंदन, एक चीज बिल्कुल साफ है, देख लीजिएगा आप, ये हर रैली में आपको दिखाई पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ती नजर आएगी। हर रैली में आपको ये मुद्दा दिखेगा, और ये एक ऐसा मुद्दा है, सनातन का मुद्दा, जिस पर कांग्रेस सपा हमेशा बैकफुट पर गए हैं। बीजेपी को 2022 में इसका फायदा हुआ है। फ्री राशन, जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, समाजवादी पार्टी पर, फ्री राशन बड़ा फैक्टर है। और उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा राम मंदिर, अयोध्या के बाद काशी, मथुरा, ये जो तमाम ऐसी चीजें हैं, ये माहौल बनाएंगी बीजेपी के लिए। और इसीलिए तमाम ऐसे सांसद थे जिनका परफॉर्मेंस रिपोर्ट बहुत अच्छा नहीं था, पार्टी से लगातार नाराजगी थी। दूसरे में जरूर कैसी चलेगी, लेकिन इनको इसलिए रिपीट किया गया क्योंकि ये साफ है कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव होगा, योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव होगा, और सनातन का मुद्दा जो धार्मिक मुद्दा है, धार्मिक के साथ विकास की योजनाएं जरूर जोड़ी जाएंगी। लेकिन इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के मुद्दे को लेकर बीजेपी इस वक्त विशाल, उनकी सांसें अटकी होंगी जो सिटिंग एमपी हैं, और उनके इलाके के नामों का ऐलान नहीं हुआ है और वो सांसद है, उनकी सांसें अटकी होंगी। दूसरी लिस्ट का इंतजार करना पड़ेगा, किस पर कैंची चलते हैं, किस आधार पर कैंची चलती है, इस पर नजर बनाए रखने की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए, तमाम सहयोगियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम